छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हमारे साथ है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम में। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। 29 जुलाई को आपको 1 साल हो रहा है छत्तीसगढ़ में। इस 1 साल की आपकी तजुर्बा, एक्सपीरियंस कैसी रही? आप इस 1 साल की जर्नी को कैसे देखती हैं? सच कहूँ तो ये जो 1 साल मेरा कैसे गुजरा ये पता ही नहीं चला। और इस बीच मैं जब शपथ मैंने 29 को लिया था और उसके बाद लोगों से मेरी जो मुलाकात हुई है, यहाँ के सारे संगठन के लोगों से व्यक्तिगत तौर पर, सभी प्रशासनिक अधिकारी से लेकर तमाम जो दूर दराज से आए हुए मेरे अपने आदिवासी भाइयों से भी, तो मैंने देखा कि यहाँ पर इतनी सहजता लोगों में, इतनी सरलता, और ऐसा मुझे लगा कि उन्होंने मतलब जो है एक आत्मसात कर लिया मुझे, और मुझे एक वरिष्ठ जो है परिवार की एक सदस्य के रूप में भी वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे मानने लगे। तो वास्तव में इस तरह का अपनापन मुझे ऐसा लगता है कि और कहीं नहीं मिला जो मुझे यहाँ मिला। सच। बट 1 साल में आपके कुछ खबरें भी आए कि सरकार के साथ कुछ बातों को लेकर अनबनी भी हुई है। आपका एक बयान भी था कि अगर गरियाबंद में अगर किडनी पे जहाँ लोगों की मौत हो रही थी, उस वक्त आपकी एक बयान भी आया था कि अगर सरकार हेलीकॉप्टर नहीं देगी तो मैं सड़क मार्ग से जाऊंगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं आप इस मैटर पे भी ये बता दूं कि आप ही लोगों के माध्यम से, मीडिया से ये सारी जानकारियाँ मुझे मिलती थी कि बरसों से वहाँ के लोग किडनी से प्रभावित हैं और कई लोगों की उसमें मौत हो गई। तो मुझे भी सुनकर बड़ा आश्चर्य लगा और मेरे मन में भी ये आया कि क्यों नहीं मैं वहाँ व्यक्तिगत उस गांव को देखूं, लोगों से मिलूं कि आखिर ऐसा क्यों है जो वहीं उसी एरिया में ही किडनी से लोग की मृत्यु हो रही है, क्या उनकी दिक्कतें हैं। तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल कह दिया था कि अगर परिस्थिति बस कई बार नहीं मिलता है साधन, तो मैंने यही कहा था कि अगर साधन नहीं भी होगा हेलीकॉप्टर या प्लेन, तो मैं इनका बाई रोड भी जाऊंगी, क्योंकि ये बड़ा एक मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मेरी इच्छा हुई कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। तो उस नाते मैंने कहा था कि वहाँ ऐसी टकराहट वाली स्थिति से नहीं थी। मैंने तो एक साधारण तौर पर उस परिवेश में, बट राज्यपाल के कहना ही बहुत होता है। नहीं, उसको अपने ढंग से लोगों ने समझा होगा, मगर ऐसी कोई भावना नहीं थी। और आपने देखा होगा इसके बाद सरकार ने भी उसको संज्ञान में लिया। उसके संबंध में सारे अधिकारियों को स्वास्थ्य मंत्री ने मीटिंग भी ली, उनसे भी मेरी बात हुई, पूछा, तो फिर उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल आप जाती हैं तो आपका स्वागत है। और मैंने कहा कि आप भी, तो वो भी मतलब बोले कि ठीक है, हम दोनों ही गए फिर वहाँ पर। और आपको विश्वास नहीं होगा कि जाने के बाद, वैसे भी 1 दिन पहले वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री जी ने, टी.एस. सिंहदेव जी ने मुझे बताया कि वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम है, और उन्होंने जो भी चल रहा था प्रक्रिया, उसमें तत्काल ही 14 करोड़ रुपए उन्होंने उसके लिए, फिल्टर वाटर प्लान के लिए, और 10 करोड़ रुपए वहाँ उन्होंने पुल के लिए, और 132 केवी का बिजली का ट्रांसफार्मर वो भी स्वीकृत हो गया। और वहाँ उन्होंने घोषणा की। ऐसा नहीं होगा कि लोगों को लगेगा कि अब राज्यपाल हमारे गांव में आए तो हमको बाकी सुख सुविधाएं भी मुहैया हो जाएगी? हाँ, तो बिल्कुल वहाँ मिली। मैं व्यक्तिगत तौर पर सब लोगों से मुलाकात हुई। एक ऐसी महिला मिली जिसका पति शिक्षक था, उसको शिक्षाकर्मी में अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो पा रही थी, कुछ नियम में नहीं आ रही थी। तो मैंने कलेक्टर को निर्देश दिया कि कम से कम वो नहीं होता तो एक दूसरे तरीके से भी इसको नौकरी दी जा सकती है, अगर एजुकेशन उसका नहीं है, और तो आप फिर दैनिक उस पर जो भी है। तो कलेक्टर ने फिर उसको 3-4 दिन बाद उसका ऑर्डर कर दिया कि जहाँ वो चाह रही है। ऐसे बहुत सारे आप इस तरह के जब भी कोई निर्देश देती है उसका मॉनिटर भी करती हैं? बिल्कुल। मैंने वहाँ के लोगों से भी कह दिया था कि अगर कोई चीज़ ना हो, और उसके बाद लोगों का माननीय मंत्री जी ने भी घोषणा कर दी थी कि आप आइए, निःशुल्क आपको ब्लड बैंक के द्वारा भी आपको निःशुल्क ब्लड दिया जाएगा, रहने की आपको फ्री में व्यवस्था की जाएगी। और इलाज शुरू हुए
तो मैंने कहा इसमें देखिए, आखिर शासन प्रशासन का संरक्षक तो मेरा ही है ना, और मैं भी ये चाहूँगी कि जो कुछ मेरा एक काम करने का तरीका भी रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके साथ विधायक रहे हैं और आज मंत्री भी है, तो उन लोग भी आते होंगे आपसे, तो सरकार से आपकी संबंध कैसी है? सरकार से तो मेरे संबंध सभी लोगों से अच्छे हैं और शासन प्रशासन सबसे अच्छा है। जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी की जो जिक्र है, कुशाभाऊ ठाकरे जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे कुलपति को लेकर, नियुक्ति को लेकर कुछ विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। क्या वाकया क्या था मैम? नहीं, वहाँ कोई विवाद की स्थिति नहीं थी। बात यह है कि वहाँ पर जो पत्रकारिता का जो मतलब विश्वविद्यालय था, वहाँ पर जो पैनल खोज समिति के द्वारा बनाई गई थी, नाम तो उन्हीं लोगों के द्वारा ही वो चयन करते हैं, 50-60 जितने भी आवेदन आते हैं उस पर वो स्क्रूटिंग करके और खोज समिति तय करते हैं। उसमें 6 लोगों को उन्होंने तय किया था। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें सरकार से परामर्श लेना पड़ता है। अब परामर्श लेना और उसको उससे सरकार का वो परामर्श को ही मानना ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि उसमें भी अगर लगता है कुलाधिपति को कि ये उचित उपयुक्त नहीं है, तो वो अपने विवेक से भी जो है उपयुक्त व्यक्ति को कर सकता है। तो उस दृष्टि से भी मैंने कोशिश की मुख्यमंत्री जी से बार बार चर्चा करके कि आप बताइए कि ये उपयुक्त में से अगर इसमें कोई हमको और आपको दोनों को अगर एक दूसरे के नामों से आपत्ति, तो हम थर्ड व्यक्ति को, नाम नहीं आया मेरे पास। तो फिर एक दिन उन्होंने ही खुद कहा था कि भाई ठीक है, आपको जो लगता है, दोनों यूनिवर्सिटी का रुका हुआ था, उसमें 3 नाम भी थे, तो उनको तीनों नाम नहीं पसंद थे। तो हमने कहा नियम में नई कमेटी नहीं बन सकती जब तक कि वो तीनों में से कोई ज्वाइन ना करे और रिजाइन ना दे। तो ऐसी प्रक्रिया में मैंने कहा कि ऐसा नियम में नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, आपको जो उपयुक्त लगता है, तो मैंने उस हिसाब से कर लिया। बात, आप कुलपति नियुक्ति को लेकर बीच में 3 मंत्री, वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे जी, उमेश पटेल जी, इन लोग आए थे, आपसे मुलाकात किए थे? हाँ, 4 मंत्री लोग आए थे, क्योंकि इन्होंने विधानसभा में जो विधेयक इन यूनिवर्सिटियों के लिए, विश्वविद्यालय के लिए एक प्रस्ताव लाया था, उस संशोधन के लिए कहा था कि इसमें काफ़ी लंबी थे, 4 महीने तो इसमें निकल गए, तो इस पर आप जल्दी से इसको स्वीकृति दे दें। चूँकि वो कुलाधिपति के अधिकार क्षेत्र की बात है कि जो भी कुलाधिपति के अधिकार है उसको मंत्रिपरिषद में परिवर्तन कर लिया। यूजीसी का जो है पार्लियामेंट में पास 2018 का, उस पर स्पष्ट लिखा गया कि एक कुलाधिपति का व्यक्ति खोज समिति में रहेगा और साथ में खोज समिति के द्वारा जो सिफारिश होगी उसको कुलाधिपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो वहाँ पर इन्होंने क्या, खोज समिति की सिफारिश मंत्रिपरिषद को कर दिया। और एक और उसमें प्रावधान की, अगर हमारे जो अधिनियम का कोई भी उल्लंघन करेगा तो हम उस विश्वविद्यालय की ग्रांट रोक देंगे, अनुदान। तो ऐसी परिस्थिति फिर मैंने उनको यही कहा कि इस तरह का पार्लियामेंट का पास, क्या राज्य सरकार ऐसे कानून में संशोधन ला सकती है? तो फिर मैंने उसके लिए उन्हीं मंत्रियों को बताया कि ये उनका नोटिफिकेशन है, आप देख लीजिए। मैं चाहती हूँ कि यूजीसी से, बट रोज का काम राज्य सरकार को करना होता है, राज्य सरकार ही बजट से उनको पैसा देती है, तो हो सकता है इसीलिए वो चाहते हो कि सही ढंग से और बेहतर क्रियान्वयन हो। नहीं तो देखिए, एक बात है कि पहले भी तो हो रहा था कि नहीं, अभी ऐसा कौन सा उसमें परिवर्तन आ जाएगा? ये तो कुलाधिपति तो एक संविधान के तहत बनाया है और स्वायत्ता के लिए इसमें जो यूजीसी और इन्होंने जो तमाम अधिकार कुलाधिपति को इसलिए बनाया है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे, बच्चों का भविष्य अच्छा बने, और यहाँ पर किसी भी तरह का एक ऐसे एजुकेशन में कोई राजनीतिकरण ना हो, इसलिए कुलाधिपति के द्वारा ये सारी चीज़ों। बट लोगों को कहीं ना कहीं डर लगा कि क्योंकि बीजेपी केंद्र में है तो कहीं कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति ना सामने आ रही हो। देखिए, इसमें कोई कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति के मतलब नहीं, 15 साल से वही सारा चल रहा था, और मध्य प्रदेश में भी, अन्य प्रदेशों में भी रूल्स नियम एक से ही है। कुलाधिपति को किसी भी सरकार ने, किसी भी प्रदेश ने उनको अलग नहीं माना है, उनकी ही एडवाइजर से, सलाह से जो है
कुलपति की नियुक्ति की जाती है। पर आपके तो मुख्यमंत्री और बहुत सारे लोगों से व्यक्तिगत बेहतर संबंध है। नहीं, संबंध है ना, अभी भी ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने क्या सोच के और किस तरह का भी जो लाया है, मगर मैं तो एक नियम से ही, अगर कोई भी चीज़ है संवैधानिक पद पर हूँ मैं, अगर जैसे विधानसभा का कोई भी प्रस्ताव आता है, मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव उचित है, और अगर ऐसा लगता है कि ये निर्णय किसी का अहित या उससे किसी का दुष्परिणाम की बात होती है, तो उसमें भी मुझे देखना होता है कि आंख बंद करके तो मैं भी नहीं करूँगी। मेरी भी एडवाइज़र है लीगल, जो हमारे उनसे सलाह लेना है, फिर राष्ट्रपति जी है और यूजीसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसकी सहमति लेकर ही मैं कर सकती हूँ। आजकल संविधान को लेकर सरकार और राजभवन में कई, विशेषकर कांग्रेस शासित राज्यों में या विपक्ष द्वारा, जहाँ पे केंद्र सरकार के विपक्ष है उनके द्वारा शासित राज्यों में थोड़ा टकराव जैसी या दुविधा जैसी स्थिति निर्मित हो रही है। इसको लेकर मेरा सवाल रहेगा, लेकिन समय हो गया एक छोटा सा ब्रेक का, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके जी। मैडम, ये आजकल एक कई राज्यों में देखने को मिल रहा है कि राज्यपाल और सरकार के बीच संविधान की व्याख्या को लेकर टकराव की स्थिति हो रही है। देखिए, ये तो बरसों से, देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ कभी कांग्रेस की भी सरकार हुआ करती थी, गुजरात में बीजेपी की सरकार और केंद्र में कांग्रेस की सरकार, कई जगह अभी कहीं कांग्रेस की सरकार बीजेपी की। मध्य प्रदेश में भी दिग्विजय सिंह की सरकार के समय भी भाई महावीर थे और बाकी चीज़। हाँ, तो सारी चीज़ें, तो ये जो है, देखिए हर सरकार जो भी अगर होती है तो कुछ इस तरह का प्रावधान या ऐसी घटना कभी आ जाती है राजनीति, उसमें संविधान के तहत ही निर्णय राज्यपाल को लेना होता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये बता दूं कि अभी पिछले कुछ महीनों पहले मध्य प्रदेश में घटना हुई थी, सरकार अल्पमत में आ गई थी। राज्यपाल के द्वारा ये जो फिर से फ्लोर टेस्ट के लिए वो बुलाने की बात कही थी, और उसके बाद पूर्व उस समय शिवराज जी थे, वो कोर्ट में चले गए, और इसके ऊपर इन लोगों ने चैलेंज किया था कि राज्यपाल के द्वारा इस तरह का आदेश संविधान के विरुद्ध है। तो शायद हाई कोर्ट ने भी कहा था कि उन्होंने निर्णय लिया कि राज्यपाल ने जो भी निर्णय लिया है वो संविधान के तहत ही लिया है, वो जो उनके अपने अधिकार क्षेत्र में। तो ये चीज़ें आती है, लेकिन जहाँ अगर ऐसा लगता है कि संविधान के विपरीत कोई भी निर्णय अगर कोई भी गवर्नर अगर लेता है तो उसके लिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। कर्नाटक और भी जगह, कई जगह घटना हुई, उत्तराखंड में भी हुई। तो इसमें इस तरह की, उत्तर प्रदेश में तो कल्याण सिंह के सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ही गए थे। हाँ, तो बहुत सारी घटनाएं होती है, लेकिन ऐसा ये माना जाता था कि राज्यपाल संविधान के और प्रदेश के नियम कानून के रखवाले हैं। आजकल ऐसा लग रहा है, जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि ऐसा नहीं है, सरकार को अस्थिर करने की बात कही जा रही है। ये इम्प्रेशन क्यों बन रहा है? देखिए, एक बात बताए ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो एक पॉलिटिकली जहाँ जहाँ भी इस तरह की घटना होती है तो वो व्यक्ति जो जिसकी जिम्मेदारी रहती है उसके ऊपर वो करने की कोशिश करती है। तो कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर जब बैठा रहता है तो वही करेगा जो नियम और प्रक्रिया के तहत होता है। अब चूंकि इन सारी विषयों पे मुझे जाना नहीं, आप एक उदाहरण के तौर पर ही, आज मेरा 1 साल का कार्यकाल हो रहा है जी। और चूँकि उस साल में बहुत सारी चीज़ें हैं, शासन को मैंने समय समय पर बहुत सारे विषयों के ऊपर ध्यान आकर्षित कर, राज्यपाल गार्डियन ही हैं। हाँ, और इस पर मुख्यमंत्री जी ने पहल भी की है। चाहे वो दंतेवाड़ा का मामला ले लीजिए, नक्सलियों के उनके लिए आवास के लिए मैंने कहा था, उन्होंने 2 अक्टूबर को घोषणा की उनके आवास के लिए। स्कूल बंद पड़े थे नक्सलवादी एरिया के लिए, वो खुले, वहाँ के लोकल लोगों को उन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में रखा। और जो बेगा जनजाति थी, अति पिछड़ी, 2013 से वो मतलब नियुक्तियां बंद थी, उसको उन्होंने कैबिनेट में पारित करवाया। आपने अभी पूछा सुपे बेड़ा वाला, 24 करोड़ रुपए। तो ये तो सरकार भी चाहती है, बात यह है कि उसका समय पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। तो उसके लिए मैं पहल करती हूँ कि नहीं,
ये लोगों की समस्या, इस पर आपको जल्दी शीघ्र। मैडम, आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है छत्तीसगढ़ की एज ए राज्य के, क्योंकि आप संवैधानिक मुखिया हैं, मैं उस नाते पूछ रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी पहली चुनौती तो यहाँ की नक्सलवाद की ही है। आज देखिए कितने वर्षों से हमारा जो पूरा ट्राइबल आदिवासी वर्ग है उससे जूझ रहा है, और 32% यहाँ के ट्राइबल लोग हैं। आज भी उनके कारण, नक्सलियों के कारण, आज जो मूलभूत उनको जो सुविधाएं और जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रही है। वहाँ शिक्षा की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ के बेरोजगार नवयुवक हैं और कोई साधन नहीं है, केवल उनका जो वन उपज के ऊपर ही आधारित उनका जीवन रहता है। तो ये जो तमाम सारी चीज़ें हैं और ऊपर से ये नक्सलवाद की, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसके लिए मैंने शासन से और प्रशासन से लेकर दिल्ली तक इसके लिए बात रखी, राज्यपाल की पिछले नवंबर में जब एक कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहाँ पर भी इस मुद्दे को उठाया, और मैंने कहा कि अगर वहाँ पर नक्सलियों का लिए और जो समस्या है उसका अगर समाधान अगर करना है तो वहाँ के लोकल लोगों की जो है जागरूक करने की ज़रूरत है, वहाँ की उनकी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है, स्वास्थ्य, शिक्षा, हेल्थ के लेकर और रोजगार के लिए, और इसके लिए स्पेशल बजट का अलग से प्रावधान होना चाहिए। और इस दिशा में मैंने मतलब उसमें गृह मंत्री जी थे, राष्ट्रपति जी थे, प्रधानमंत्री, सबके सामने ये बात रखी थी मैंने। और अभी भी मेरा ये प्रयास हो रहा है कि अब मैंने सोचा था कि मार्च अप्रैल के माह में एक मीटिंग करूं, लोकल जनप्रतिनिधि जो ट्राइबल के हैं उनके साथ चर्चा करूं, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, कि आखिर वो क्या सोचते हैं। तो आप कब करेंगी कोरोना के कारण? अब कोरोना आ गया, वरना मेरा तो प्रस्ताव है था आगे के लिए, क्योंकि देखिए उनका ये कहना था कि आखिर हमसे क्यों नहीं पूछा जाता, ये ट्राइबल एरिया में नक्सलवाद क्यों फैला, आखिर हमारा जो ट्राइबल उसी में क्यों जा रहा है। तो ये इसकी मूल जड़ पे तो जाएं तो समाधान भी वो बताएंगे और सुझाव। आने वाले दिनों में आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारा जो प्रदेश है छत्तीसगढ़ जो है, दूसरे अन्य प्रदेशों की तुलना में और अधिक प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो है खनिज संपदा का बहुत बड़ा भंडार है, यहाँ पर लघु वन उपज का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, और लोगों में बहुत अच्छी कलाकृति का भी यहाँ पर कारीगरी है, और साथ साथ यहाँ पर जो धान का भी बहुत ज़्यादा। तो अब हमको ये चाहिए कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर एजुकेशन, शिक्षा के ऊपर हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए, और इसके साथ साथ स्वास्थ्य के लेकर भी, एग्रीकल्चर के लिए भी जो है काफ़ी कुछ मतलब ज़रूरत है उसको आगे बढ़ावे के लिए, और सरकार ने इसके लिए कई नए कदम उठाए भी हैं। और इसके साथ साथ सड़कों का भी आवागमन के लिए। और दूसरी बात है कि जितने भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, शिक्षा स्कूल हैं, कॉलेज हैं, आज सबसे बड़ी समस्या ये भी देखने को आता है कि टीचरों की बहुत बड़ी कमी है। कोरोना ने बहुत सारी चीज़ों को दिक्कत में कर दिया, राजभवन में कितना असर किया? देखिए, अभी तक मैंने राजभवन के सारे अधिकारी, कर्मचारी और जितने सुरक्षा बल के सबको ये निर्देश दिया है कि सावधानी, हर कोई व्यक्ति 24 ही घंटे मतलब जब भी रहते हैं मास्क और सैनिटाइजर और इन तमाम, और कहा कि भीड़ भाड़ में भी ना जाएं, और जो लोग भी हैं उनको भी हमने घर रहने के लिए बहुत लोगों को हमने छुट्टी दे दिया उस दौरान भी, और अभी भी कम कर दिया। तो लोगों को क्या संदेश देंगे? उसमें मैं यही कहूँगी कि देखिए, ये कोरोना एक ऐसा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर इसका इलाज है तो अपने आप में ही इलाज है कि आप खुद सावधानी रखें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ में ना जाएं, और साथ में जो भी कुछ है हाथ धोएं घर पर भी जो है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो सावधानी से अगर रहेगा तो कोरोना उसके पास आए। आप असावधानी करेंगे, लापरवाही करेंगे तो कोरोना को खुद अपनी ही अपन खुद ही अपनी असावधानी से उसको लेकर आए। तो इसीलिए आप देखिए कि बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए बार बार सरकार के द्वारा लोगों को सावधानी बरतनी पड़ रही है। आज लोग ना कई लोग को
ये ऐसे है कि कोरोना पता ही नहीं लगता। आज आप बाजार में देखेंगे कई लोग इसका पालन नहीं कर रहा है, और जिसके वजह से आज पूरे देश में जिस तेजी के साथ पहले 20,000 मतलब 1,000, 2,000, 5,000 और 10,000 से 20,000 हुए, 20 से 40, अब 50,000 हो गए। मगर फिर भी हमारे छत्तीसगढ़ में और अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत अच्छा रहा। कोरोना काल में सरकार की जो राजकोष है खाली होते जा रही है, आमदनी नहीं है, टैक्स नहीं है, कारखानाएं बंद है, चुनौती तो सबके लिए है। देखिए है चुनौती, लेकिन इसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी वहाँ से भी फंड आया, भेजा सभी राज्यों को जहाँ जहाँ भी आवश्यकता है। और हमारे यहाँ पर भी ऐसी बात नहीं है, पैसे की कोई कमी है ही नहीं। कैंपा का 5,000 करोड़ रुपए रखा हुआ है, और आपका ये जो एक और फंड कहलाता है DMF का भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बात यह है कि इसको सही तरीके से इसका उपयोग कैसे करें जी, तो सारी व्यवस्था अच्छे से हो सकती है। मैं इस संबंध में भी आगे भविष्य में भी मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्रियों से और प्रशासन अधिकारियों से भी अलग अलग विभागीय में चर्चा करूंगी कि हमें इसमें कैसे अच्छा रिजल्ट देना है। इधर बेरोजगारी को भी कम करना जरूरी है। आज शिक्षा वैसे ही स्कूल में कमी है, कॉलेजेस में कमी है शिक्षकों की। अगर अच्छी शिक्षा देना है तो जब तक शिक्षक ही नहीं होंगे तो कैसे देंगे, तो इसमें भी सुधार हमें लाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और उन तमाम सारी चीज़ों को कैसे दूर किया जाए, और केंद्र सरकार से भी अगर आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं भी इस संबंध में प्रधानमंत्री जी से चर्चा करूंगी। तो ये तमाम सारी सेंट्रल फंड की भी बहुत ज़रूरत है, तो उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगी। अगर कहाँ कहाँ इनको आवश्यकता होगी, अभी तो कोरोना का कार्यकाल में अभी सबका ध्यान इसमें है, और मैं समझती हूँ कि यहाँ के प्रशासन और शासन के सभी लोगों का जो है, समाज सेवी संस्थाएं, मीडिया, डॉक्टर्स, पुलिस, इन तमाम सारे लोगों का जो योगदान रहा है, मैंने व्यक्तिगत तौर पर सबको भी बधाई दिया है। और आगे भी इसी तरह का सहयोग रहे तो हम निश्चित रूप से यहाँ कोरोना को, ये जो महामारी से निश्चित रूप से निजात पा सकेंगे। सभी का योगदान की ज़रूरत है और जागरूकता की ज़रूरत है। मैं प्रदेशवासियों से यही कहूँगी कि आप सावधानी रखिए और अपने आप को ही बचा के रखिए, इसका कोई इलाज नहीं है। और जो भी कुछ हो सकता है आप घर में योगा, अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए मास्क, कभी भी बाहर जाएं तो बिना मास्क के ना जाएं, और अपने भी लोगों को भी जागरूक करिए। अगर इस तरह का नहीं तो वो 1 का 10 को होगा, 10 से 100 को, 100 से 1000 को, इस तरह का फैलता है ये। और इसी कारण आज हमारे छत्तीसगढ़ में और विशेष तौर पर रायपुर और जितने भी ऐसे बड़े ज़िले हैं वहाँ बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। और अब धीरे धीरे तो अगर इसका अगर पूरा इलाज और सावधानी से अगर नहीं आप रहेंगे तो और अधिक मात्रा में अगर ये वो रहेंगे तो इससे लोगों की बढ़ सकता है। 1 साल की आपकी होने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और न्यूज़ 18 में आज तो समय हो गया है, फिर किसी और दिन किसी और शख्सियत के साथ बात करेंगे, और मौका मिला तो छत्तीसगढ़ राज्यपाल के साथ आपकी बात फिर एक दिन पहुंचाएंगे और आप ही के मुद्दे को लेकर फिर एक बार चर्चा करेंगे। आज समय हो गया है, हमें दीजिए विदाई।